श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज है और आप सभी पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी का एस्पायरेंट्स। देखिए, अगर मैं आपको बोलूं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, लिखना है ना फार्मूला को, अगर फार्मूला याद हो गए 3D ज्योमेट्री आप चुटकी में कर लोगे। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, हमने 2D ज्योमेट्री में भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाला है। सेम सिनेरियो यहाँ पे होगा 3D ज्योमेट्री के लिए, दैट इज x1 y1 z1 और दूसरा पॉइंट मान लो q x2 y2 z2। तो pq क्या बनेगा? अंडर द रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर। जो काम हमने ऑलरेडी करके आए हैं वही काम 3D ज्योमेट्री के अंदर कंप्लीट होता है। अब ध्यान से सुनना, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, इसका दूसरा फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। x1 जमा x2 बटे 2, y1 जमा y2 बटे 2, z1 जमा z2 बटे 2, ये इसके कोऑर्डिनेट। तीसरा, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल। वैसे मैंने पहले भी किया है, यहाँ पर तीन कोऑर्डिनेट होंगे। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल। तो सबसे पहला होगा x1 जमा x2 जमा x3 बटे 3। दूसरा होगा y1 जमा y2 जमा y3 बटे 3। तीसरा होगा z1 जमा z2 जमा z3 बटे 3। वही सारी चीजें होंगी, बस यहाँ पे एक तीसरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा z3। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर से कभी क्वेश्चन बन जाता है, कभी क्वेश्चन बनता नहीं है, क्योंकि ये सारा काम 2D ज्योमेट्री में यानी कि स्ट्रेट लाइन और कॉनिक सेक्शन से हमसे वो ऑलरेडी पूछ लेते हैं, ऑलरेडी पूछ लेते हैं। अब ध्यान से सुनना, अगर हमारा जो हमने 2D ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला किया, अगर वहां से डिस्टेंस नहीं आएगा ना निकालने को, तो फिर वो 3D ज्योमेट्री का डिस्टेंस दे देंगे आपको, यानी कि ये फार्मूला अप्लाई करो, यानी कि तीसरा कोऑर्डिनेट वहां पर Z1 Z2 वो डालेंगे, तो बाकी काम सारा वही रहेगा जो हमने पहले किया। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर ना कुछ एक दो और पॉइंट ऐसे बन जाते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं और थ्योरी वाले होते हैं, तो वो मैं आपको लिखवा दूं। सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल, बड़े ध्यान से सुनना, सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड मीडियन। देखो स्टूडेंट, मैं कौन सी बात कर रहा हूँ? ये ट्राइंगल है, मान लो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी। ठीक है, इसकी देखो ये मीडियन, यहां से ये वाली मीडियन और यहां से ये वाली मीडियन, यानी कि ये पॉइंट क्या है हमारा? सेंट्रोइड है। अब देखो ना, इस सेंट्रोइड ने इस मीडियन को कहीं ना कहीं हिस्से पर बीच से काटा है, यानी इस वाली मीडियन को इस हिस्से पे काटा है, इस वाली को यहाँ पे काटा और इस वाली को आप देखो यहाँ पे जो है काटा है। तो यही हम बात कर रहे हैं कि ये जो सेंट्रोइड है हमारे पास किसी ट्राइंगल का, ये मीडियन को डिवाइड करता है 2:1 रेशो में। डिवाइड मीडियन 2:1 रेशो में, ये याद रखना। किस रेशो में डिवाइड करता है भाई? 2:1 वाली रेशो में डिवाइड करता है। अब एस्पिरेंट्स, मैंने आपको जब हमने 2D ज्योमेट्री की थी, स्ट्रेट लाइन की थी, तब मैंने आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल बताया था। सेम सिनेरियो यहाँ पे है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2। वही काम है एस्पिरेंट्स, वहां पे हम करते थे x1 y1 x2 y2 x3 y3 और यहाँ पे 1 1 1 डालते थे। यहाँ पे आपको 1 1 नहीं डालना है, यहाँ पे तीसरा कोऑर्डिनेट गिवन है, यहाँ पे डालना है Z1 Z2 Z3 बस। यहाँ पे Z3 है ना, ये Z3 है। तो ये हमारे एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया। यहाँ तक चीजें क्लियर? ये थी हमारे पास क्या, हमारी 3D ज्योमेट्री। अब बड़े ध्यान से देखना चीजें, बड़े ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 1, एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। मैं ना डिस्टेंस फार्मूला का क्वेश्चन तो नहीं करूंगा, उससे थोड़ा सा एडवांस जो क्वेश्चन बनेगा वो करूंगा। डिस्टेंस तो अब आप निकाल ही लोगे भाई, माइनस ही करना है हमें, तो डिस्टेंस तो नहीं लूंगा। एटलीस्ट डिस्टेंस के ऊपर थोड़ा सा और क्वेश्चन क्या बनेगा वो लूंगा। बड़े ध्यान से देखना, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन देखना, फाइंड
वैल्यू ऑफ x if distance between 2 point, if distance between 2 points, बड़े ध्यान से सुनो ना, हमें x की वैल्यू चाहिए अगर किन्हीं दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, और पॉइंट है 6, 5, -3, और दूसरा पॉइंट है x -7, 0 इज 13 यूनिट, इज 13 यूनिट। 6, 5, -3, x -7, 0। अब देखो हमसे क्या पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 13 यूनिट। अब यहाँ पे 3D ज्योमेट्री है, यहाँ पे 3 पॉइंट, मैं सीधा क्वेश्चन को करवाऊंगा। ये रहा डिस्टेंस फार्मूला, यानी ये है 13 यूनिट, विच इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ, देखो x1 y1 z1 x2 y2 z2, हो गया x1 y1 z1 x2 y2 z2, काम हो गया। अब देखो x2 - x1 x -6 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 -7 -5 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 0 -3 यानी कि प्लस का 3 ये हो गया है ना, 0 + 3 का स्क्वायर, स्केयरिंग बोथ साइड 169, ओपन करेंगे इसे, ए का स्क्वायर, चलो अभी रहने देते हैं ना, क्या पता स्केयर ही बन जाए, x -6 का स्क्वायर जमा 7 और 5 12, 12 बारी 144, जमा 3 3 जार 9, x -6 का स्क्वायर कितना आ गया 169 माइनस 9 4 13, 4 और 1 5, 1 कितना बनाइए, 9 से 3 गए 6, और 6 से 5 गया 1, बन गया 16। कितना बन गया 16। अगर कहीं पे ना गड़बड़ लगेगी कैलकुलेशन में तो मुझे बता देना। अब टेकिंग रूट बॉल साइड, तो x -6 हो गया 4 चौके 16, x कितना हो गया 4 + 6 दैट इज इक्वल टू 10 विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्लियर एस्पिरेंट्स, यस और नो चाहूंगा आप सभी से। क्वेश्चन पकड़ पाए आप? क्वेश्चन पकड़ पाए? बोलो, x की वैल्यू पकड़ पाए? बिल्कुल ठीक, वही सारा काम है फ्रेंड्स, 3D ज्योमेट्री नाम की है। बस ऐसा सिंपल समझो, हमें तीसरा पॉइंट यहाँ पे जो है इन्होंने दे दिया है, यहाँ पे तीसरा पॉइंट हमें क्या था, दे दिया था। बस एस्पिरेंट्स यहाँ पर ना एक गलती और से बचना, हो सकता था एग्जाम में ना ये वाला ऑप्शन आपको दिखता ही नहीं। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि जब हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट लिया ना, तो ये प्लस माइनस कायदे से 4 आएगा। जब अंडर द रूट ऑफ 16 लिया ना, तो प्लस माइनस 4 बाहर निकलेगा, ये आप जानते हैं। तो मैं दूसरा केस भी आपको बता रहा हूँ कि x -6 इज इक्वल टू -4 भी हो सकता है, जो आएगा -4 + 6 जो आएगा 2। अगर 2 फिर ऑप्शन में हुआ तो वो भी आपको जो है आपका सही आंसर मानना पड़ेगा। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को आप करके दोगे मुझे, वो भी सिंपल नहीं होगा, थोड़ा सा टेढ़ा मैं जरूर पूछूंगा। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू थी ना, वैसे ही क्वेश्चन पूछूंगा। बड़े ध्यान से सुनना, फाइंड पॉइंट ऑन y एक्सिस। मैंने बोला फाइंड पॉइंट ऑन y एक्सिस, फाइंड पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस, विच इज इक्वी डिस्टेंस, जो इक्वी डिस्टेंस यानी इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है, फ्रॉम 3 1 2 and 5 5 2। फाइंड पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 3 1 2 5 5 2। ठीक है, ऑप्शन भी लिखूंगा मैं यहाँ पर आपके लिए। ऑप्शन ए है 5 5 0, ऑप्शन बी हमारे पास है 5 0 5, ऑप्शन सी है 0 5 0, और ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारे पास, 0 0 5। 1 मिनट दूंगा, सारे फॉर्मूले यूज हो जाएंगे आगे पीछे के जितना आपने पढ़ा है। बताओ,
सभी फॉर्मूला यहाँ पे आराम से यूज हो जाएंगे। आराम से समझना क्वेश्चन। फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट। जो इक्वी डिस्टेंस पर है इन दोनों पॉइंट से। ऐसा क्वेश्चन किया भी था, याद करो, मैंने बोला था इक्वी डिस्टेंस कब होता है, जब वो पॉइंट बीच में होगा दोनों के, तभी वो इक्वी डिस्टेंस कहलाएगा। तभी वो क्या कहलाएगा, इक्वी डिस्टेंस कहलाएगा। तीस सेकंड और ले लो चाहे। हो सकता है आप कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेशन हल्की सी लंबी हो सकती है क्योंकि दो दो डिस्टेंस निकलेंगे अगर कायदे से करना चाहोगे आप। 30 सेकंड सिर्फ और दे रहा हूं। चलो देखो, अब सभी का ध्यान यहाँ पे चाहूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, 3 डायमेंशन में मुझे वो पॉइंट बताओ इन जनरल। मैं इन जनरल बात करूंगा आपसे। वाई एक्सिस पर मुझे वो पॉइंट बताओ इन जनरल क्या होते हैं। वाई एक्सिस पे मुझे पॉइंट बताओ इन जनरल। इधर कोई पॉइंट होगा, ध्यान से देखो। वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा, वाई एक्सिस पे पॉइंट होगा, जेड इज 0, एक्स इज 0। देखो, यहां पर सिर्फ और सिर्फ वाई की वैल्यू होगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाई की वैल्यू होगी, यानी आपका आंसर क्या हुआ, वाई एक्सिस के ऊपर एक्स 0, वाई की कोई वैल्यू होगी, और जेड 0, और जेड 0। एक सेकंड, ये तो एक्स के ऊपर भी पॉइंट है, वाई के ऊपर भी पॉइंट है, नहीं होगा। एक्स के ऊपर पॉइंट है, जेड के ऊपर पॉइंट है, नहीं होगा। एक्स 0, वाई पे कोई पॉइंट है, जेड 0। लो भाई, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट, 0 0, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये जेड एक्सिस के ऊपर पॉइंट है। जेड एक्सिस के ऊपर पॉइंट होने का मतलब, जेड एक्सिस के ऊपर पॉइंट होने का मतलब कि जेड की कोई वैल्यू है, एक्स और वाई 0 है। तो सीधा हमारा आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर से। अब दिक्कत कब आती, दिक्कत आती अगर ऑप्शन नंबर ई हमें ये होता 0 6 0। अब ये पॉइंट 0 है, ये 6 है, ये 0, मतलब ये भी वाई एक्सिस पे है, इसका मतलब ये भी आंसर अब हो सकता है। अब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसा कभी नहीं देंगे आपको एग्जाम में। इन केस दे दिया तो फिर, तो भाई तब फिर हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे मैंने बोला ये दो पॉइंट हैं, एक था हमारे पास 3 1 2, एक ये पॉइंट था 5 5 2। इन दोनों से बराबर डिस्टेंस पे है, ऑब्वियस सी बात है ये पॉइंट यहाँ पे होगा, और ये वाई एक्सिस पे है, तो क्या होगा, 0 y 0। अब इस पॉइंट का डिस्टेंस यहां तक, इस पॉइंट का डिस्टेंस यहां तक, ये मान लो D1, ये मान लो D2, इक्वी डिस्टेंस है यानी बराबर है। D1 अगर आप D2 के बराबर करोगे तो y की वैल्यू अब अपने आप निकलेगी, y की वैल्यू अपने आप निकलेगी, चाहे चेक करेंगे हम। देखो, ये डिस्टेंस निकालेंगे, 0 - 3, 3 3 9, y - 1 का स्क्वायर, इसको पूरा लिखूंगा, 0 - 2 जमा का 4, रूट रूट में ना मैंने दोनों तरफ काट दिए। ये डिस्टेंस देखो, 5 - 0 25, जमा 5 - y का स्क्वायर, और 2 - 0 जमा का 4। कितना आया ये चेक करो, वाई स्क्वायर, 9 और 4 13, लिखूंगा इसको अभी, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर -2ab -2y। कितना आ गया, 9 और 4 13, इज इक्वल टू 25 4 29, प्लस ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर -2ab -10y। ये हुआ।
अगर कहीं हमारे पास ऐसा ऑप्शन भी आता, अब हमें चेक करना पड़ेगा कि यार ये पॉइंट जो 6 y है, ये 6 है या 5 है। देखेंगे, वाई स्केयर से वाई स्केयर कैंसिल हो गए, दोनों प्लस के हैं। अब ध्यान से, 13 और एक 14, यानी -2y प्लस 14 इज इक्वल टू, आराम से ना कोई गलती ना लगे, 9 10 11 12 13 14, 2 2 4 और एक 5 54, -10y। आराम से देखना ना कोई गलती ना हमें लगे। 10y को मैं यहाँ ले आऊंगा, 10 में से 2 गए, 8y। और ये 54 में से कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया स्टूडेंट्स, कहीं पे हमने कोई गलत तो नहीं कर दिया? तो प्लस माइनस क्यों किया ना, मेरे ख्याल से ऐड होता 40 आना चाहिए था, सीधा 8 5 40 कट जाना था। कहीं पर हमने कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं की? ध्यान से देख लो, कहीं हमने कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं की? एक बार चेक कर लेंगे अच्छे से, है ना। देखो, 9 माइनस वाई माइनस एक का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद है 4 हमारे पास, यहाँ तक ठीक है ना। एक बार क्रॉस चेक करेंगे, ये चलो पहले कर ही लेते हैं ना इसको। कितना आएगा, 54 में से 14 गए, 4 में से 4 गए 0, 5 में से 1 गया 4, 40 हो गया। ठीक, ठीक ही किया है ना। तो y कितना आ जाएगा, 8 5 40, यानी y की जगह 5 आएगा। अब ऑप्शन ई और सी में से भी हमारा आंसर क्या हुआ, सी हुआ। दोनों तरीके पता चले, यस और नो? जल्दी बताओ। इस क्वेश्चन में दोनों तरीके पता चले, सीधा आंसर निकल जाता ऑप्शन नंबर सी। अगर सी में ई ऑप्शन ऐड होता, यार y की कोई और वैल्यू भी दी गई है, देन फिर हमें ये सॉल्व करना पड़ता, क्योंकि इन्होंने बोला इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब दोनों को बीच में, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस। और डिस्टेंस फार्मूला हम सभी जो है बखूबी सॉल्व करना जानते हैं। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखना, उसका आंसर आप करोगे। वो मैंने स्टेटमेंट ना लिख के, मैं डायग्राम से क्वेश्चन बताऊंगा, स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, बहुत बड़ी होगी। तो ध्यान से सुनना, आपके पास 3 पॉइंट है ए बी सी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2, 6, -4। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी हमारे पास है 4, -2, 3। एक पॉइंट सी हमारे पास है x, y, z। ठीक है, ये हमारे पास 3 पॉइंट है, x, y, z। हमें बोला है कि द सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्राइंगल जो है, सेंट्रॉइड 7, 2, -5, यही है। 7 - 2, माफी चाहूंगा, हमारे पास जो सेंट्रॉइड है वो है 7, -2, 5। मुझे x की वैल्यू दो, जहां पर ये पॉइंट मान लो a है, ये पॉइंट मान लो b है, ये पॉइंट मान लो c है। ये है क्वेश्चन। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x where ABC are the 3 point of a triangle, this, and 7 - 2 5 is the centroid of a triangle. Find the value of x, find the value of y, find the value of z। आप x निकालो बस। आपने सिर्फ x निकालना है, सिर्फ x। 8 चेक करेंगे, चेक करेंगे, सभी एस्पिरेंट्स आंसर करो। क्या सभी का आंसर 8 आया? क्या सभी का आंसर 8 आया? सिर्फ x कोऑर्डिनेट की मैं बात कर रहा। क्या सभी का आंसर 8 आया? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल? अभी 3 कोऑर्डिनेट लिखवाए थे। अभी 3 कोऑर्डिनेट मैंने लिखवाए थे। ये थे 3 कोऑर्डिनेट। अब ट्राइंगल के 3 पॉइंट है, ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे। सेंट्रोइड गिवन है, दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड। तो पहला पकड़ लूंगा x1, 2,
दूसरा पकड़ लूंगा x2 4, तीसरा पकड़ लूंगा x3 x बटे 3। ये क्या है? ये पहला कोऑर्डिनेट है सेंट्रॉइड का, दैट इज कितना? 7। तो 4 और 2 6 जमा x इज इक्वल टू 7 3 21। x कितना आ गया? 21 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 15 विल बी आवर राइट आंसर। क्वेश्चन क्लियर? यस और नो? अगर ये क्लियर हो गया तो y कोऑर्डिनेट मुझे निकाल के दो अब सारे। जेड हम छोड़ देंगे, y कोऑर्डिनेट निकाल के दो। अब तो आप क्वेश्चन समझ गए। y कोऑर्डिनेट दो निकाल कर। मैंने ये कहा कि टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका ये मतलब थोड़ी ना अब आप सॉल्व ही नहीं करोगे। अगर हम समय दे रहे हैं 3D ज्योमेट्री को तो पढ़ेंगे अच्छे से। एक नंबर भी क्यों छोड़ना एग्जाम के लिए? टू, सभी का 2 आ गया। y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। y1 6, y2 -2 जमा y बटे 3 विच इज इक्वल टू -2। 6 -2 हो गया 4 प्लस y इज इक्वल टू -6। y हो गया -6 -4 दैट इज इक्वल टू -10। -10 विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सिमिलर तरीके से जो है हमारा क्या निकलेगा? हमारा जेड कोऑर्डिनेट निकलेगा। हमारा क्या निकलेगा? जेड कोऑर्डिनेट निकलेगा। बाकी सभी का आंसर ठीक है। जिनका -2 था ना वो अपनी कैलकुलेशन थोड़ा सा देख लें कि कहाँ पर जो आपने गड़बड़ की है। तो ये थी 3D ज्योमेट्री। एस्पिरेंट्स यहाँ से एक क्वेश्चन आज तक पूछा गया है पीजीटी कमीशन में। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कभी आ गया है कभी नहीं आया इस पर्टिकुलर चैप्टर से। यहाँ पर ना एक ऑक्टेंट का क्वेश्चन पूछा गया है। ऑक्टेंट क्या होता है? देर आर 8। ऑब्वियस सी बात है 8 ही होंगे तभी नाम ऑक्टेंट है। हमने, चलो मैं डायग्राम से बताता हूँ आपको, आप फिर ज्यादा अच्छे से समझोगे कि ऑक्टेंट है क्या। एक सेकंड दीजिएगा। ये है हमारे 8 ऑक्टेंट। जो भी हमारे क्वाड्रेंट है ना, जब 3D ज्योमेट्री में हम आते हैं तो जो ऊपर वाला हिसाब देखो, 4 कॉलम, 1 2, यहाँ पे तीसरा और यहाँ पे फोर्थ। देखो 1 2, तीसरा ये, और ये हमारा फोर्थ। ठीक है, ऐसे 4 नीचे की तरफ है। ये वाला 1, वो उधर जाके दूसरा 2, फिर यहाँ पे आगे जाके यहाँ पे 3, और ऊपर की तरफ हमारा 4। नंबर 1 पहले आपको पता चला ऑक्टेंट क्या है। यहाँ से क्वेश्चन पता क्या पूछा जाता है पेरेंट्स? यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि -1 2 एंड 3 ये किस ऑक्टेंट में लाई करवाए जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में एक बार। उसके बाद इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन फ्यूचर में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन बना था -1 2 3 ये किस ऑक्टेंट में लाई करते हैं। अब हम कैसे याद रखें? आप देखो 8 जगहें हैं। देखो आपको साइन दिख रहे हैं, प्लस प्लस प्लस, प्लस प्लस माइनस, यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे देखो माइनस माइनस माइनस, ऊपर देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, है ना। यहाँ पे देखो तीनों प्लस और यहाँ पे देखो प्लस प्लस माइनस। कैसे पता लगाएं कौन सा पहला ऑक्टेंट है कौन सा दूसरा ऑक्टेंट है? 8 ऑक्टेंट हैं, कैसे पता लगाएं भाई ये कहाँ पे लाई करेगा? इसके लिए एक बड़ा शॉर्टकट याद करवाऊंगा आपको, है ना। इसके लिए एक मैं शॉर्टकट याद करवाऊंगा, बड़े ध्यान से सुनना आप। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना, एक बहुत ही इजी सा शॉर्टकट है जो खुद से निकाला है ना, कहीं पे लिखा नहीं है, बड़े ध्यान से देखना है इसको। हमारे पास यहाँ पे होगी 3 वैल्यू, एक्स की, वाई की, जेड की। ठीक है, हमारे पास है 8 ऑक्टेंट। पहला ऑक्टेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। देखो मैं याद करना बता रहा हूँ कि आपको ना फिर जो मर्जी वो वैल्यू दे दे, आप सिर्फ 30 सेकंड में, जी हाँ 30 सेकंड लगेंगे, आप 30 सेकंड में उसका आंसर दे दोगे। मैं जो मर्जी बोलता, फिर जो मर्जी पॉइंट में देता आपको। 8 ऑक्टेंट फटाफट से लिख दिए। सबसे पहले क्या करना है? तीनों को प्लस लिखना है। प्लस प्लस प्लस।
मुझे नहीं लगता किसी को ये चीज याद नहीं रहेगी कि भाई सबसे पहला ना हमने प्लस 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 से भर देना है। भर दिया। सबसे पहला प्लस 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 से हमने क्या किया, हमने पहला ऑक्टेंट प्लस 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 से भर दिया। अब ध्यान से देखो, अब दो दो के पेयर में प्लस था ना, तो माइनस माइनस, दो का पेयर, प्लस प्लस, दो का पेयर, माइनस माइनस, बचा क्या, प्लस। नंबर वन, मुझे नहीं लगता आप भूलोगे इस चीज को, कभी नहीं भूलोगे। देखो, याद रखने का तरीका, प्लस तीनों प्लस किए, फिर वन बाय वन चलेंगे, दो दो का पेयर, माइनस माइनस, प्लस प्लस, माइनस माइनस, एक अकेला इकलौता बच गया, माइनस यहां था, यहां पे प्लस कर दो। चलो भाई, अब ध्यान से, माइनस से शुरुआत की थी ना यहाँ पर, माइनस माइनस, अब हमें प्लस प्लस चाहिए, तो अब इसको एक ही प्लस की जरूरत है, तो यहाँ पे प्लस प्लस कर दो। अब माइनस माइनस, अब प्लस प्लस, अब माइनस माइनस। ये याद करने का तरीका स्टूडेंट्स, यही मुझसे सबसे आसान तरीका लगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको सीधे भी याद रह जाते हैं ऑक्टेंट की वैल्यू, तो आप याद रख सकते हैं, आप याद जो है रख सकते हैं। अब आगे चलो। चलो भाई, ये भी काम हो गया कि एक बार माइनस से किया, एक बार प्लस से किया। अब नीचे क्या करें, शुरू के चार प्लस, सीधा याद रखना, शुरू में चार प्लस, लास्ट में चार माइनस। शुरू में चार प्लस, लास्ट में चार माइनस। अब देखो आपको फायदा क्या हुआ, मैं बोलता आपको दो तीन चार, ये किस ऑक्टेंट में है, भाई प्लस 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 है, ये पहले ऑक्टेंट में है। मैं आपको बोलता दो माइनस पांच छ, ये किस ऑक्टेंट में है, प्लस माइनस प्लस। देखो, प्लस माइनस प्लस, ये भाई हमारे फोर्थ ऑक्टेंट में है। इससे हमें क्रैम करने की नीड नहीं पड़ी कि कहाँ प्लस प्लस है, कहाँ प्लस माइनस माइनस है। मैं आपको बोलता माइनस दो चार माइनस छ, ये किस ऑक्टेंट में होगा, चलो चेक करते हैं। माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ये देखो, माइनस प्लस माइनस, दैट इज, ये कौन से ऑक्टेंट में है, सिक्स्थ ऑक्टेंट में है। ये कौन से ऑक्टेंट में है, ये सिक्स्थ ऑक्टेंट में है। इस तरीके से याद रखना इस ऑक्टेंट वाले केस को, आप कभी नहीं भूलोगे। क्या किया हमने, हमने एक्स वाई जेड लिखा, आठ ऑक्टेंट एकदम से बनाने हैं, एकदम मान लो एग्जाम में आ गया, एग्जाम में आ गया ऐसे देखो, -5 - 5 6, बताओ ये किस ऑक्टेंट में है। कैसे याद रखोगे, क्या करेंगे, फटाफट ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले प्लस प्लस प्लस, फिर माइनस से शुरुआत करेंगे, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, एक बच गया प्लस। तो माइनस से किया था, अब प्लस का पेयर से शुरुआत करनी है, प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस, अंत में शुरू के चार प्लस, लास्ट के चार माइनस। अब देखो कहाँ पे माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये देखो, तो ये कहाँ हो गया हमारा, ये हो गया थर्ड ऑक्टेंट। बोलो ठीक है, इज दिस क्लियर टू यू, याद रह जाएगा, लिख लो, अच्छे से एक बार देख लो, फिर यस टाइप कर देना जब लिख बैठोगे। और इस तरीके को पक्का इसी तरीके से याद रखना, आपको बड़ी आसानी होगी इसे याद करने में। सभी ने लिख लिया, तरीका समझ आ गया ना, चलो बहुत अच्छी बात है। अब एस्पायरेंट्स, ये तो था हमारा क्या, प्लस वन की थ्री डी ज्योमेट्री। हम डिस्कस करेंगे प्लस टू की भी थ्री डी ज्योमेट्री, है ना, क्योंकि थ्री डी ज्योमेट्री दोनों जगह पे है। और जो मैंने क्वेश्चन बोला ना, वो दोनों जगह को मिला के बोला कि हाँ, पूरा टॉपिक थ्री डी ज्योमेट्री, फिर वो यहाँ पे हो, प्लस वन प्लस टू में हो, ग्रेजुएशन में हो, जो पीजीटी कमीशन में क्वेश्चन बनता है, या तो कई बार बनता ही नहीं। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आगे आपको लिखवाने जाऊंगा। इंपॉर्टेंट तो है लेकिन पूछी नहीं गई, है ना, कभी कभार एक आधी बार जो पूछ ली गई है। बड़े ध्यान से सुनना, एल एम एन, जैसे बताऊंगा ना वैसे याद रखना। क्यों, क्योंकि इसके फॉर्मूला पूछ सकते हैं एग्जाम में, इसके फॉर्मूला पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, और उनकी डिट्टो नोटिफिकेशन होती है, वो वैसे ही आपको याद रखने हैं, वो डिट्टो वैसे ही नोटिफाई करने हैं जैसे मैं करवाऊंगा, इसलिए ध्यान रखना। एल एम एन, एल एम एन को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, इन्हें क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन पता क्या हुआ एक्चुअल में, जैसे हमारी थ्री डी ज्योमेट्री है, देख लो एक मिनट ना, नजर मार लो डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है। ये है हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब हुआ कि इस थ्री डी ज्योमेट्री, ये जो हमारे क्वाड्रेंट है ना, यहाँ पे कोई एक वेक्टर इस
बाहर की तरफ होगा सबका। जैसे देखो ये एक्स वाई जेड है ना, वैसे ये भी 3D, इसके बीच में कैसे वेक्टर होगा, बीच में, यहां से एक्स एक्स पे जो एंगल बनेगा वो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन, यहां से वाई एक्सिस पे जो एंगल बनेगा वो उसका, और यहां से जो जेड एक्सिस पे बनेगा, मतलब स्टूडेंट्स मैं ध्यान से बताऊं आपको, एक सेकंड देना, क्योंकि ये एक्चुअल में 3D है। जैसे ये 3 पेन है ना, एक सेकंड दीजिएगा। जैसे देखो ये 3D इमेज है ना, ठीक है, बड़े ध्यान से देखना, ये होगी 3D इमेज हमारे पास, ठीक है, ये होगी एक्स एक्सिस, ये होगी वाई एक्सिस, ये होगी जेड एक्सिस। अब ये डायरेक्शन कोसाइन कौन सी लाइन है, ये है, यहां बीच से एक और लाइन ऐसे निकलेगी बाहर को, इस पर्टिकुलर पॉइंट से एक लाइन बाहर को निकलेगी, एक सेकंड दीजिएगा। ये तीन हमारे एक्स वाई जेड हो गए, इसके बीच में ये देखना, ये वाला, ये जो एक्सिस आई, इसके साथ जो बनाएगी एंगल, इसके साथ जो एंगल बनाएगी, इसके साथ जो एंगल बनाएगी, इन तीनों को कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। और यहाँ पे एक डायरेक्शन रेशो का भी नाम आता है, बड़े ध्यान से सुनना, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशो जो मैं बताता चलूंगा। डायरेक्शन कोसाइन का एक कोफिशिएंट होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, से डायरेक्शन रेशो कहते हैं। बस अभी इतना मन में रखना, भी धीरे धीरे चीजें क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। तो अगर मैं यहां से ये वाली बीच वाली जो लाइन मैंने बोली, ये एंगल हो गया अल्फा, इसके साथ बन गया ये बीटा, और जेड एक्सिस के साथ होता है ये गामा, ठीक है, यानी एल एम एन। बड़े ध्यान से सुनना, एल होता है कॉस अल्फा, एम होता है कॉस ऑफ बीटा, और एन होता है कॉस ऑफ गामा। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे डायरेक्शन कोसाइन है। एग्जाम में यहां से कोई क्वेश्चन बना था कि एल स्केयर जमा एम स्केयर जमा एन स्केयर ये किसके बराबर होता है, वेर एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइन, हमेशा याद रखना ये एक के बराबर होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था इस पर। एल एम स्केयर एन स्केयर किसके बराबर, भाई ये एक के बराबर होता है, बड़े ध्यान से देखना, यानी सम ऑफ सम ऑफ स्केयर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, जब ये एग्जाम में आया था, उन्होंने स्टेटमेंट लिखी थी, इसलिए मैंने इसके साथ स्टेटमेंट लिखवाना आपको जरूरी समझा। सम ऑफ स्केयर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन इज ऑलवेज इक्वल टू 1, क्योंकि जब ये एग्जाम में पुट हुआ था, उन्होंने फॉर्मूला की फॉर्म में नहीं पूछा था, उन्होंने ना थ्योरिटिकल फॉर्म में पूछा था, ये लिख के कि सम ऑफ स्केयर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन इज इक्वल टू 1। याद रखना, यहीं से ही एक और फॉर्मूला यही बन जाता है, कॉस स्केयर अल्फा कॉस स्केयर बीटा कॉस स्केयर गामा इट इज इक्वल टू 1। ये एक ही चीज अभी ऊपर से नीचे तक मैंने आपको बोली, ये एक ही चीज ऊपर से नीचे तक मैंने आपको बोली। अब मेरे प्यारे दोस्तों, सभी का ध्यान एक बार फिर से यहाँ पे चाहूंगा, बड़े ध्यान से देखना। अगर एल एम एन क्या होते हैं हमें पता है, दीज आर हमारे डायरेक्शन कोसाइन यानी डीसी, डायरेक्शन कोसाइन ये है। बड़े ध्यान से सुनना, इफ ए बी सी आर डायरेक्शन रेशो, स्टूडेंट्स एक बात बड़े ध्यान से देखना, अगर ए बी सी हमारी डायरेक्शन रेशो है, अगर ए बी सी हमारी डायरेक्शन रेशो है, देन वहां के डायरेक्शन कोसाइन हो जाते हैं ए बटे आर, बी बटे आर, सी बटे आर। बड़े ध्यान से सुनना, अगर आपको डायरेक्शन रेशो गिवन होंगी, डायरेक्शन कोसाइन निकालने को आएंगे, आपका आंसर होगा ए बटे आर, बी बटे आर, सी बटे आर, जहां पर ए बी सी आर डायरेक्शन रेशो। अब ये आर क्या है, ये आर होता है अंडर द रूट ऑफ ए स्केयर जमा बी स्केयर जमा सी स्केयर, जहां पर ए बी सी है डायरेक्शन रेशो, यानी एक्चुअल में ये बन गया ए बटे अंडर द रूट ऑफ ए स्केयर जमा बी स्केयर जमा सी स्केयर, बी बटे अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वेयर जमा बी स्क्वेयर जमा सी स्क्वेयर अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वेयर जमा बी स्क्वेयर जमा सी स्क्वेयर। फॉर एग्जाम्पल, इफ डायरेक्शन रेशो है 1,2,3, इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालो।
मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, हम डायरेक्शन रेशो का भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। इसमें ना अभी थोड़ी देर में आपको एक कंफ्यूजन अराइज होगा, उससे मैं आपको बचाना चाहता हूँ, इसलिए मेरी बातों को ध्यान से सुनना आज की क्लास में। डायरेक्शन रेशो है 1 2 3, तो इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे? 1/3 3 9 2 2 4, एक बार कर लेते हैं ना। 1 + 4 + 9 कितने हो गया ये? 9 × 1 = 10 = 14। 1/√14। दूसरा बन गया 2/√14। तीसरा बन गया 3/√14। ये क्या निकले? ये निकले स्टूडेंट्स इसके डायरेक्शन कोसाइन, जहां पर डायरेक्शन रेशो गिवन थी नंबर 1। इस बात को भी अच्छे से समझना। क्या बोला मैंने? अगर डायरेक्शन रेशो गिवन थी ए बी सी, डायरेक्शन कोसाइन हो जाता है a/√a² b² c² b/√a²b²c², यानी कि a/r b/r c/r, जहां पर r है a² जमा b² जमा c² का √, ये है। ये कब यूज होगा फार्मूला? जब हमें बोला होगा कि डायरेक्शन रेशो दिस, डायरेक्शन कोसाइन निकालो। हमें क्या बोला होगा? डायरेक्शन रेशो है ये डायरेक्शन कोसाइन निकालो। तो ऐसे आप डायरेक्शन कोसाइन निकालोगे। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना पेरेंट्स। इफ, अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। इफ या एंगल बिटवीन, इफ मैं दूसरी स्टेटमेंट लिखवाना चाहता था, मतलब ये कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन एंगल बिटवीन टू लाइन। पहले आप सीधा समझो, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस कॉस थीटा, जहां पर हमें क्या होगा? अब देखो, दो लाइन में ना आपने वहां भी एंगल निकाला है, कहाँ? स्ट्रेट लाइन में। व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू लाइन? वहां पे स्लोप से निकाला था टेन थीटा, याद करो। वहां पे स्लोप से निकाला m2 - m1 ओवर 1 + m1 m2, या 1 - m1 m2, वहां पे हमने निकाला है। यहाँ पे गिवन होगा पता कि एंगल बिटवीन टू लाइन इफ L1 M1 LMN क्या है हमारे पास? हमारे डायरेक्शन कोसाइंस है। तो cos थीटा क्या होगा? L1 L2 M1 M2 N1 N2, समझ गए? L1 M1 N1 इज द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पहली लाइन, और L2 M2 N2 विद द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दूसरी लाइन। समझना बात को बड़ी ध्यान से। एंगल बिटवीन टू लाइंस ये होंगे जहां पर आपके पास क्या गिवन होगा? डायरेक्शन कोसाइन गिवन होंगे। अब इसको कंफ्यूज मत करना स्ट्रेट लाइन के एंगल के साथ, कि फॉर्मूला भूल गए दो लाइन का। ये भी वही क्वेश्चन है कि एंगल बिटवीन टू लाइन। स्ट्रेट लाइन में भी आपने यही क्वेश्चन पढ़ा है, एंगल बिटवीन टू लाइन, लेकिन वहां पे स्लोप थी, यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन होंगे, तो फॉर्मूला दोनों केस में चेंज हो जाएगा। वहां पे टेंजेंट थीटा था, यहाँ पे कोसिकेंट थीटा है, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइन मतलब कोसिकेंट थीटा इन्वॉल्वमेंट है। नंबर 1, इस कंफ्यूजन से बचना। दोनों जगह एंगल है, दोनों लाइन के बीच में, लेकिन ये यहाँ पे निकलेगा। अब नंबर 1 देखो, इफ थीटा इज इक्वल टू π/2, यानी दो लाइन जो है ना वो 90 डिग्री पे है एक दूसरे के, वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। इसका मतलब क्या हुआ? cos 90 0। इसका मतलब हुआ जो प्रोडक्ट है किसका? डायरेक्शन कोसाइन का। जो प्रोडक्ट है डायरेक्शन कोसाइन का, वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो ऐसी चीजें एग्जाम में अब आपसे पूछी जा सकती हैं कि इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, गिवन 4 ऑप्शन में कौन सा रिजल्ट सही है? ऑप्शन ए होगा L² M² N² इज इक्वल टू 1। ऑप्शन बी होगा L1 L2 M1 M2 N1 N2 इज इक्वल टू 1। ऑप्शन सी होगा इट इज इक्वल टू 0। ये बनी कंडीशन जब एंगल बिटवीन दो लाइन में है 90 डिग्री, है ना? एग्जामिनर ऊपर से नीचे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, नीचे से ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। वो बोल सकता है द प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टू लाइन इज इक्वल टू 0। देन दो लाइन कैसी हैं आपस में? पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, बोथ है, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज है। क्या बोला मैंने? इफ प्रोडक्ट ऑफ द डायरेक्शन, प्रोडक्ट एंड देन सम ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द टू लाइंस, ये हो गया। अब अगर ये दोनों लाइंस क्या हैं एस्पायरेंट्स? दोनों लाइंस क्या है? पैरेलल है, यानी एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री, या समझना कि वो दोनों क्या है आपस में? पैरेलल है। तो उस केस में ये क्या बनेगा?
L1 L2 M1 M2 जमा N1 N2 इट इज इक्वल टू 1, क्योंकि cos 0 इज 1। उस केस में ये क्या बना, उस केस में ये 1 बना। ये दोनों केस आपको पता होने चाहिए यहां तक की चीजों का। अब मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर ना एक कंफ्यूजन और आता है, वो बुक के अंदर कंफ्यूज है, लेकिन आप इस चैप्टर के लिए स्पेसिफिकली किसी बुक को कंसल्ट मत करना, बड़े कंफ्यूज होंगे आप। इसको जितना मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा उसको अच्छे से टिप्स पे करना, और जो मैं बोलूंगा उसको बड़े ध्यान से सुनना। हमने अभी एक केस पढ़ा कि L1 L2 M1 M2 N1 N2 इज इक्वल टू 0 है। ध्यान रखना, A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये भी किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, जहां पर A1 A2 B1 B2 क्या है तीसरा, C1 C2 हमारी क्या है, डायरेक्शन रेशो है। क्या है, डायरेक्शन रेशो है, ध्यान रखना। जहां पर A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या है, डायरेक्शन रेशो हमारे पास है, ये आपको पता होना चाहिए। अब मेरी बात फिर से ध्यान से सुनना, सेम सिनेरियो यहाँ पर A1 A2 जमा B1 B2 जमा C1 C2 इट इज इक्वल टू 1 व्हेन कोई दो लाइन है जो आपस में क्या है, पैरेलल है। तो डायरेक्शन कोसाइन की भी वही स्टेटमेंट और डायरेक्शन रेशो की भी वही स्टेटमेंट। इसके अलावा मेरे प्यारे दोस्तों एक बात और ध्यान से सुनना, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इसका एक मतलब ये भी होता है, ये सारे के सारे आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका एक और मतलब ही निकलता है, L1/L2 M1/M2 N1/N2। ये क्यों मैंने लिखवाया, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन अराइज हो सकता है, आपको ये दो चीजें गिवन होंगी, तीसरी पूछी जा सकती है, या आपसे कंडीशन पूछी जा सकती है। क्या कंडीशन पूछी जाएगी, कि दो लाइंस हैं जो पैरेलल हैं, आउट ऑफ गिवन चार ऑप्शन क्या स्टेटमेंट सही है। क्या L1/L2 कैन नॉट इक्वल टू M1/M2, या L1/L2 इक्वल टू M1/N2 इज इक्वल टू N1/N2। ये कंडीशनें पूछी जाएंगी। यहां दोनों जगह इक्वलिटी का साइन है, ऐसा नहीं कहीं पे नॉट इक्वल होगा। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। नंबर वन, अब बड़े ध्यान से सुनना, अब बड़े ध्यान से सुनना। आपको गिवन है डायरेक्शन रेशो और पूछा गया एंगल है, भले ही यहां पर ये स्टेटमेंट एप्लीकेबल हो रही है। क्या मैंने बोला, बड़े ध्यान से सुनो, ये है वो कंफ्यूजिंग पार्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने क्या बोला, मेरी बात ध्यान से सुनना, एक बार लिखना मत कुछ। हमें डायरेक्शन कोसाइन गिवन है, हमसे एंगल पूछा है, दैट इज द फॉर्मूला, कहाँ गया, ये है L1 L2 M1 M2 N1 N2। हमें डायरेक्शन रेशो गिवन है, इस फॉर्मूला में मत डालना, क्वेश्चन गलत होगा। इस फॉर्मूला में क्वेश्चन मत डालना, क्वेश्चन गलत होगा। अगर स्पेसिफिकली डायरेक्शन रेशो गिवन है तो आपका एंगल बनेगा cos ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू A1 A2 B1 B2 C1 C2 बटे अंडर द रूट ऑफ A1 का स्केयर B1 का स्केयर C1 का स्केयर, A1 का स्केयर B1 का स्केयर C1 का स्केयर, अंडर द रूट ऑफ A2 का स्केयर B2 का स्केयर C2 का स्केयर, अंडर द रूट ऑफ A3 का स्केयर B3 का स्केयर C3 का स्केयर। ये A3 B3 है नहीं, एक सेकेंड, है ना, ये होगा A2 तक ही है ना, A1 B1 C1 A2 B2 C2, फिर आपका cos थीटा यहां से निकलेगा। इन चीजों का खास ख्याल रखना, इन चीजों का आपने क्या करना है, खास ख्याल रखना है। क्या मैंने बोला, अगर हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन गिवन है, उस केस में एंगल निकलेगा ये L1 L2 M1 M2 N1 N2। अगर डायरेक्शन रेशो गिवन है, देन निकलेगा ये A1 A2 B1 B2 C1 C2 बटे A1 का स्केयर जमा B1 का स्केयर जमा C1 का स्केयर अंडर द रूट ऑफ A2 का स्केयर, क्योंकि R होता है, B2 का स्केयर C2 का स्केयर।
ये सारे फॉर्मूले समझ गए, यस और नो चाहूंगा। दिस इज ऑल अबाउट थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। कल इसके ऊपर बेस्ड थोड़े से एमसीक्यू भी करेंगे। यस और नो करना, यहां तक चीजें क्लियर। व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइन से पूछे जाने वाले क्वेश्चन और डायरेक्शन रेशो से पूछे जाने वाले क्वेश्चन पता चले एस्पिरेंट्स, जल्दी से बोलना। ठीक है। अब देखना धीरे धीरे ना ये फॉर्मूले हमारे पास ऐड हो रहे हैं, तो इनको अब पीछे वाले फॉर्मूला से कंफ्यूज मत करना। जैसे cos थीटा का यहाँ पर ये फॉर्मूला, ठीक है, cos थीटा का यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला, लेकिन पीछे वाले चैप्टर में हमने स्लोप वाले पढ़ते, वहां पे अलग फार्मूले थे, पूछे एंगल गए थे। ठीक है, तो अब धीरे धीरे उन चीजों को भी साथ में रखना कि यार वहां पे फॉर्मूला कुछ ये वाला था, यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया है। चीजें दोनों निकालेंगे एंगल बिटवीन लाइंस, दोनों लाइंस के बीच में निकल रही हैं। कई बार यहाँ पे प्लेन के बीच में पूछी जाती है, तो बस थोड़ी थोड़ी चीजें याद रखनी। और ये सबसे बार ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, द स्केयर ऑफ द सम ऑफ द डायरेक्शन क्वेश्चन किसके बराबर, वन के बराबर, दैट इज कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा वन। जहां पर कॉस अल्फा क्या है मैंने बता दिया, दिस इज द एंगल ऑफ दिस वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बीटा है विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड गामा है विद रिस्पेक्ट टू जेड। और डायरेक्शन रेशो होते हैं इनके कोफिशिएंट। सिंपल इतना याद रखना, फिर काम आप अच्छे से जो है कर लोगे। कुछ एक दो फॉर्मूला और रह गए थे, कोई बात नहीं, कल की ही क्लास में करवाऊंगा उनको। जहां पर एक रूल हमने पढ़ा था, एल स्केयर जमा एन एम स्केयर जमा एन स्केयर इज इक्वल टू वन, जहां पर एल एम एन क्या था, डायरेक्शन कोसाइन हमारे पास थे। इसी का दूसरा फॉर्मूला यानी दूसरा वर्जन था कॉस स्केयर अल्फा जमा कॉस स्केयर बीटा जमा कॉस स्केयर गामा। ये भी किसके बराबर था, वन के बराबर था। ये काम भी हम कल कर चुके हैं। अगर हमारे पास ए बी सी जो है ये क्या थी, डायरेक्शन रेशो, अगर ए बी सी हमारे पास डायरेक्शन रेशो थी, तो यहां से हमारा एल एम एन कैसे निकलता था, एल एम एन मतलब डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलता था, ए बटे अंडर द रूट ऑफ ए स्केयर जमा बी स्केयर जमा सी स्केयर। एम हमारा निकलता था बी बटे अंडर द रूट ऑफ ए स्केयर जमा बी स्केयर जमा सी स्केयर। एंड एन निकलता था सी बटे अंडर द रूट ऑफ ए स्केयर जमा बी स्केयर जमा सी स्केयर। ये कहां से निकाला हमने, हमने इसे निकाला डायरेक्शन रेशो से, डायरेक्शन कोसाइन हमने निकाला। हमने क्या निकाला, डायरेक्शन रेशो से डायरेक्शन कोसाइन हमने निकाला, ये ऑलरेडी काम कर चुके थे। अगर अब हमारे पास डायरेक्शन रेशो गिवन थी, डायरेक्शन रेशो एक बार फिर से बोलना चाहूंगा, डायरेक्शन रेशो गिवन थी, तो एंगल निकलता था कॉस ऑफ थीटा ए वन ए टू जमा बी वन बी टू जमा सी वन सी टू डिवाइड बाय अंडर द रूट ऑफ, डिवाइड बाय अंडर द रूट ऑफ ए वन का स्केयर बी वन का स्केयर सी वन का स्केयर ए टू का स्केयर बी टू का स्केयर सी टू का स्केयर। ये कब, जहां पर ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशो हमारे पास है, क्या थी, डायरेक्शन रेशो हमारे पास थी। यहीं पर हमने एक फार्मूला पढ़ा था, एल वन एल टू जमा एम वन एम टू जमा एन वन एम टू इज इक्वल टू जीरो के बराबर। कब, जब थीटा कितना था, जब थीटा था पाई बाय टू यानी कि 90 डिग्री। सेम सिनेरियो हमने पढ़ा था, ए वन ए टू जमा बी वन बी टू जमा सी वन सी टू, या किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर, जब दोनों लाइंस के बीच का एंगल कितना था, 90 डिग्री था। जब हमने पढ़ा कि अगर दोनों लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल होंगी, देन एम वन एम टू इज इक्वल टू एन वन एम एन टू। ये कब होगा, जब लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। सेम सिनेरियो फॉर इसके लिए, ए वन ओवर बी, माफी चाहूंगा, ए वन ओवर ए टू बी वन ओवर बी टू विच इज इक्वल टू सी वन ओवर सी टू। ये काम भी हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। अब यहां पर एक और चीज ऐड करवाऊंगा स्टूडेंट्स, देखो 3D ज्योमेट्री में लाइन की इक्वेशन ही आती है, जिनका कंफ्यूजन होगा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के साथ। लेकिन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो आप पढ़ के आए हैं, यहां की इक्वेशन मैं आपको पहचानना सिखा रहा हूं। क्यों, बड़े ध्यान से सुनना। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन करते हैं ना, आसान कब होता है क्वेश्चन, जब हमें क्वेश्चन देख के ये पता लगे कि यार ये किस चैप्टर का है। क्यों, एकदम से उस चैप्टर के सारे फॉर्मूला अपने आप सर में जो है, अपने दिमाग में, अपने माइंड में घूमने लग जाते हैं। जो हमें ये
बताते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे कि एंगल वाला कल क्वेश्चन था, ये और ये, इसकी पहचान करते आप, उन्होंने लिखा होता डायरेक्शन कोसाइन है दो लाइंस के, एंगल निकालो। तो आपका माइंड ने आपको ये आदेश दिया कि अच्छा डायरेक्शन कोसाइन, सीधे चले जाओ थ्री डी ज्योमेट्री में। अब थ्री डी ज्योमेट्री में था कॉस थीटा A1 A2 B1 B2 C1 C2। अगर यहीं पे ये इक्वेशन ऑफ लाइन होती और आपसे थीटा पूछा जाता, आपका माइंड आपको सिग्नल देता यार ये तो सीधी इक्वेशन ऑफ लाइन है, स्ट्रेट लाइन में चले जाओ, तो कॉस थीटा टेंजेंट थीटा निकालने के लिए स्लोप गिवन होगी। तो सबसे पहले एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो हमें यह पहचान होनी चाहिए कि किस चैप्टर से है। तो ध्यान से सुनना, आपका माइंड अगर इस तरीके की इक्वेशन देखेगा, x - x1/a विच इज इक्वल टू y - y1/b विच इज इक्वल टू z - z1/c। अगर उन्होंने लिखा कि वहां पे ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, x - x1/a y - y1/b z - z1/c, इसके ऊपर फिर आपसे कुछ पूछा जाएगा, तो ये पता होना चाहिए कि ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये है किसकी, हमारी थ्री डी ज्योमेट्री की, जहां पर ए बी सी, ये क्या है, सारे के सारे, ये सारे के सारे आपस में क्या है, ये है डायरेक्शन रेशो। ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास डायरेक्शन रेशो। ये याद रखना, ये याद रखना। अब मान लो ये इक्वेशन ऑफ लाइन जो है सेंटर से पास करेगी, तो ये क्या बनी, बड़े ध्यान से देखना, ये क्या बनी, x - 0/a y/v z/c, ये बन गई इक्वेशन ऑफ लाइन, ये बन गई इक्वेशन ऑफ लाइन। तो अब आपको ये पता होना चाहिए था, एग्जामिनर ऐसा लिख देता ना कि x/3 इज इक्वल टू y/3 इज इक्वल टू z/4, तो पता होना चाहिए दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। लेकिन ये कौन सी वाली है भाई, ये है x - x1/a वाली, y - y1/b वाली, z - z1/c वाली, जो किस चैप्टर की थी, थ्री डी ज्योमेट्री वाले चैप्टर की थी, जहां पर एबीसी डायरेक्शन कोसाइन थे। बस ये मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले क्वेश्चन की पहचान करना आनी चाहिए। और ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन हम करके लाए हैं। अब लाइंस लाइंस हम इतना कह रहे हैं तो डिफरेंशिएट तो हो कि लाइन कहाँ पर कौन सी वाली ये लेंगे हमें, कि हम क्वेश्चन को पहचान पाए और एकदम से उसे सॉल्व कर पाए। इज दैट क्लियर? तो इतना अभी तक बड़े ध्यान से देखो। इसके बाद एस्पिरेंट्स मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहीं पर ना एक इक्वेशन और दी जा सकती है हमें, जैसे कि ये A1 जमा लैम्डा B1 और R2 A2 जमा लैम्डा B2। जहां पर ये A1 और B1 है ना, ये कोई वेक्टर्स होंगे। ध्यान से सुनना, ये कोई वेक्टर होंगे। वेक्टर माने कि xi जमा yj जमा zk, 3i जमा 2j जमा 4k। तो आपको बोला जाएगा इन दो लाइन के बीच का एंगल निकालो। तो उस केस में cos थीटा पता क्या होगा, ध्यान से सुनो, उस केस में cos थीटा होगा B1 डॉट B2 बटे मैग्नीट्यूड ऑफ B1 डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ B2। अब देखो एक और इक्वेशन हमने पढ़ी कि कहीं हमें एग्जामिनर ने ऐसा लिखा, R इज इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 9k प्लस लैम्डा इन टू आई जमा 2j - 3k। R2 मान लो यही है, जमा का यहाँ पे सिग्मा ले लेता हूँ, यहाँ पे कितना आ गया, 2i जमा 3j - 1 के, मान लो कुछ इस तरीके की इक्वेशन दे दी। अब हमसे पूछा कि इसका एंगल निकालो, सबसे पहले हमारा माइंड जाएगा स्ट्रेट लाइन पे। क्या वहां पे हमने कुछ ऐसा फॉर्मूला पढ़ा, इसकी इक्वेशन पढ़ी, सीधा हमें मैसेज मिलेगा हमने नहीं पढ़ा, स्लोप निकाल नहीं पाएंगे। दूसरा फिर माइंड जाएगा हमारा कि यार हमने ना स्ट्रेट लाइन थ्री डी ज्योमेट्री में भी की है, इसके ऊपर जाएगा, x - x1 कुछ इस तरीके की है, जी नहीं, ऐसे भी नहीं है। फिर आपको एक और याद आएगा कि ऐसी इक्वेशन एक और सर ने करवाई थी, जो इस फॉर्म की थी, r इज इक्वल टू A1 जमा लैम्डा B1। तो इसमें ये जो हिस्सा है B1, ये जो हिस्सा है B2, यहां से एंगल निकलेगा। कैसे निकलेगा, कॉस ऑफ थीटा B1 डॉट B2, देखो 2 जमा 2 गुना 3 6 जमा का 3 बटे मैग्नीट्यूड ऑफ बी 1 जमा 4 जमा 9, दूसरा 2 2 4 जमा 3 3 9 जमा का 1, कितना आ गया, 6 2 8 9 10 11, 11 ओवर 9 1 10 4 14 अंडर द रूट ऑफ 14
अंडर द रूट ऑफ 14। तो कॉस ऑफ थीटा कितना आएगा, 11/14। तो थीटा कितना आएगा, कॉस इनवर्स 11/14 विल बी योर राइट आंसर। पहचानना, पीछे वाली चीजों को अब भूलना मत, क्योंकि सेम सेम चीजें रिपीट हो रही हैं अलग अलग चैप्टर में, तो अकॉर्डिंग टू दैट फिर आंसर निकलेंगे। बस फिर पहचान करना आनी चाहिए, आपको इनकी पहचान आनी चाहिए, आपको इनकी पहचान आनी चाहिए, बस यहां तक देखना। तो ये बेसिक्स क्लियर हो गया, ये था एक्चुअल में सारा बेसिक आपका किसका, 3D ज्योमेट्री का। यस और नो करना स्टूडेंट्स, उसके बाद इसके एमसीक्यूज करेंगे। बताओ, इस चीज को लिख लीजिएगा अच्छे से ना, रिवीजन करने के लिए आसानी होगी बाद में आपको। सभी को क्लियर यहां तक चीजें, और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये भी साथ में क्लियर होना चाहिए। हम्म, ठीक है, चलो फिर अब थोड़ी सी क्या कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। थोड़ी सी क्या कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। कुछ एक दो चीजें यहाँ पे रहती है ना, वो मैं प्रैक्टिस के साथ ही आपको बताऊंगा। यहाँ पे एक दो चीजें रहती है कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, मैं आपसे ये पूछूं, चलो अभी बता दो, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस क्या आएंगे, बताओ। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस क्या आएंगे, बताओ। व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, कल ही मैंने बताया था। व्हाट इज द डायरेक्शन कोसाइन, याद करो। ये तीन वेक्टर आपके पास, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इसके बीच से ये, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, एक्स एक्सिस के जो डायरेक्शन कोसाइन आएंगे वो आएंगे 1 0 0। क्यों एस्पायरेंट्स, बड़े ध्यान से सुनो। जैसे ये है ना, एक्स वाई जेड एक्सिस, मैंने बोला ये होता है डायरेक्शन कोसाइन। अब इस एक्स एक्सिस के साथ क्या, मतलब ये एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल, एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। अब यहां पे बन गया कॉस जीरो, कॉस जीरो इज 1। और इसका वाई एक्सिस के साथ देखो 90 डिग्री का एंगल, तो कॉस 90 0, और इसके साथ में 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन भी जीरो, सिमिलर केस फॉर वाई एक्सिस। अब ये जो था ये वाई एक्सिस के ऊपर जाएगा, यानी वाई हो गया कॉस जीरो, वो तो आ गया 1, बाकी रेस्ट ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, बाकी कितने आ गए। तो वाई एक्सिस के डायरेक्शन को साइन ये, और जेड एक्सिस के ये। तो एक क्वेश्चन तो यही हमारा बन गया कि ऐसा भी क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है। अब चलेंगे आगे। पहला न्यूमेरिकल देखेंगे आज की क्लास का, देखना। इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशो 2 - 1 - 2 डिटरमिन इट्स डायरेक्शन कोसाइन, डिटरमिन इट्स डायरेक्शन कोसाइन, क्या बोला मैंने। If a line has a direction ratio 2 - 1 - 2 determine its direction cosine। अच्छे से बखूबी हमें ये आंसर आता है। हमारे डायरेक्शन रेशो है 2 - 1 - 2, ठीक है। हमें निकालना है LMN। तो पहले तो हम इसका, जो हमने कल भी काम किया था, क्या होता है, 2/r, कॉमा -1/r, कॉमा -2/r। व्हाट इज दिस r, भाई ये r होता है 4 + 1 + 4 अंडर द रूट a² + b² + c²। अभी तो हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला भी पढ़ा, 4 4 8 1 9, 9 का रूट 3, तो कितना आ गया 11, 2/3 -1/3 -2/3। ये आगे हमारे क्या, ये आगे हमारी डायरेक्शन रेशो, ए डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशो तो गिवन है, बिल्कुल ठीक, 2/3 -1/3 एंड -2/3, बिल्कुल सही जवाब है आपका, समझ गए क्या करना था, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो ऐसा भी सेम क्वेश्चन आ जाए तो आप कैपेबल हो, इसके लिए जस्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस। आप मुझे सिर्फ वाई का बताओ, बाकी काम हो गया। आप मुझे सिर्फ वाई एक्सिस का बताओ, बाकी काम हो गया। सभी के सभी बताना, सभी के सभी बताना, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस बताना, काम हो गया। बिल्कुल ठीक, 0 1 0। और निकला कैसे ये भी पता लग गया, क्योंकि वाई एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल, बाकी सबके साथ π/2 का एंगल, बिल्कुल ठीक है आप सबका आंसर है ना। तो सिमिलरली वाई एक्स के लिए, सिमिलरली जेड के लिए, चलो भाई ये तो हो गया।
एक सेकंड दीजिएगा ना एस्पिरेंट। अब देखो, क्वेश्चन देखना। फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन, बोला ना लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइन। अब ये लाइन पहचानना आनी चाहिए। अभी मैंने बताई कि किस चैप्टर की है, तो सबसे पहले सीधा माइंड दौड़ जाना चाहिए कि जी नहीं, ये स्ट्रेट लाइन में नहीं घुसेंगे, स्लोप वाले पंगे में नहीं पड़ेंगे कि भाई इन्हें सॉल्व करने लग गए, x = 3 या क्रॉस मल्टीप्लाई करने लग गए। स्ट्रेट लाइन वाले हिस्से में जाना ही नहीं इस चीज के लिए। जब हमें पता लग गया कि कौन सी इक्वेशन है, देखो बड़े ध्यान से, दिस इज इक्वेशन x - x ओवर a, y - y1/b, z - z1/c। और एक बात और याद रखना पेरेंट्स, और पता है इसकी पहचान कहां से होगी? सबसे मेजर तो मैंने बता दिया पहचान कहां से होगी। इसकी पहचान होगी ऑप्शन से भी, क्योंकि इसके जो ऑप्शन होंगे ना, वो बड़े बड़े होंगे, जैसे cos इनवर्स 11/12 कुछ इस तरीके के होंगे जिनकी वैल्यू नहीं निकलती। ऑप्शन देख के भी पहचान पाओगे आप। बाकी ये रहा, ठीक है, जहां पर ए बी सी क्या है हमारे, डायरेक्शन रेशो 3 5 4 1 1 2। मुझे आंसर बता दो थीटा कितना आएगा। आपने ना कॉस इनवर्स नहीं लिखना, इनको सॉल्व करके जो आएगा वो मैं समझूंगा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, यहां कितना आएगा जस्ट ये बताओ आप बस, बाकी काम हो गया। जहां से पूरी संभावना है ना इस चैप्टर के क्वेश्चन बनने की, और जो मैंने क्लास के शुरू में कहा कि जिन किन किन पेपर में ये चीजें पूछी जाती हैं, तो वो सारी चीजें फिर इसी वाले टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। करो। थोड़ी बड़ी वैल्यू आएगी मुझे पता है ना। चलो देख लेते हैं ना। आपने अब यस नो करना कि आपका वही आंसर निकला था या नहीं। मुझे पता है थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आएगी, टाइप करने में मुश्किल होगी उस वैल्यू को। चलो देखेंगे। देखो A1 A2 A3 मैं सीधा करूंगा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं सीधा क्वेश्चन करूंगा जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठोगे वैसे करोगे। देखो A1 A2 3 जमा B1 B2 5 जमा C1 C2 8 बटे अंडर द रूट ऑफ A1 स्क्र जमा B1 स्क्र जमा C1 स्क्र। देखो 3 3 9, 5 5 25, 4 4 16, अंडर द रूट A2 स्क्र B2 स्क्र C2 स्क्र। तो माफी चाहूंगा A2 स्क्र, हाँ B2 C2 स्क्र, 1 जमा 1 जमा 4। देखो 5 3 8, 8 8 16 बटे, ये कितना हो गया पेरेंट्स? 5 5 10 और 1 11, है ना, 9 और 1 20, 2 कैरी, 2 3 4 5, 50 आ गया। अंडर द रूट ऑफ 4 5 और 1 6 आ गया। बस काम हो गया। अब हमें ये डिपेंड करेगा कि एग्जामिनर ने क्या किया है, क्या इसे सॉल्व किया है। हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि 16/50 है ना, 25 × 2 तो 5 बाहर आ गया। 25 से 5 क्या है ना बाहर, हाँ, 5 अंडर द रूट ऑफ 2 अंडर द रूट ऑफ 6। बस। अब डिपेंड करेगा फिर एग्जामिनर ने इसको कितना ओपन किया, क्या रैशनलाइज किया उसने। अगर फिर वो रैशनलाइज करेगा तो हमें रैशनलाइज करके निकालना है। आप ये बताओ क्वेश्चन समझ गए? फिर इसके आगे ना हमारी ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। हाँ जी, हमने फॉर्मूला तो पढ़ा था, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कॉस थीटा। मैंने आज भी शुरू क्लास में लिखवाया। क्या था फॉर्मूला ऑफ कॉस थीटा? आपने क्या लेट की क्लास ज्वाइन? अच्छी बात है अगर आपका आंसर है। आपने क्या थोड़ी लेट की क्लास ज्वाइन, जिन्होंने का अब ये डाउट था। A1 A2 जमा B1 B2, मैंने क्लास के बिल्कुल शुरू में ये सारे फॉर्मूले लिखवाए। C1 C2 बटे अंडर द रूट ऑफ
A1 का स्क्वायर जमा B1 का स्क्वायर जमा C1 का स्क्वायर अंडर द रूट ऑफ A2 का स्क्वायर जमा B2 का स्क्वायर जमा C2 का स्क्वायर एस्पायरेंट्स। कल भी करवाया था, आज क्लास के शुरू में ये सारे फार्मूला लगाए। बहुत अच्छी बात है, आपका आंसर ये आया ना, फिर इसके आगे तो आप कर सकते हो ऑप्शन देख के कि कहां तक जो है हमें जाना है। नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर लेकर चलूंगा, एक सेकंड दीजिएगा। क्वेश्चन पढ़ना, और एक चीज और नोटिस करना इसके साथ साथ, कि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो किस तरीके की है। अगर ऐसी कहीं पे इक्वेशन ऑफ लाइन होगी, क्या पहचान पाओगे कि हाँ ये भी इक्वेशन ऑफ लाइन है। देखो किस तरीके की लाइंस है, तो ये पहचान आनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कहीं एग्जामिनेशन हॉल में बैठे क्वेश्चन पढ़ा यहाँ से, इक्वेशन ऑफ लाइन हमें समझ ही नहीं आ रही, यार ये लाइन की इक्वेशन था, ये कैसी इक्वेशन है ना, हमें समझ ही नहीं आएगी ये कैसी इक्वेशन। तो आप देखो, एक्स ओवर ए, वाई ओवर बी, जेड ओवर सी, एक्स ओवर ए, वाई ओवर बी, जेड ओवर सी, दिस इज आल्सो इक्वेशन ऑफ लाइन। लेकिन कहाँ पे, 3D ज्योमेट्री वाले चैप्टर में। चलो आ जाओ अब, है ना, ध्यान से। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो दैट दिस लाइन आर राइट एंगल। अगर लाइन राइट एंगल है तो मुझे बताओ, देखो अभी हमने एक केस पढ़ा था, इफ टू लाइन्स आर राइट एंगल, बड़े ध्यान से देखना, कॉस थीटा A1 A2 जमा B1 B2 जमा C1 C2 बटे अंडर द रूट ऑफ A1 B1 C, ठीक है, अंडर द रूट ऑफ A2 स्क्वायर जमा B2 स्क्वायर जमा C2 स्क्वायर। लिख नहीं रहा हूं, कॉस थीटा इज 90 डिग्री। तो आपने एक चीज पकड़ ली यहां पे, हमने करना क्या है, पकड़ ली, हमने करना है A1 A2 जमा B1 B2 जमा C1 C2 इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय दिस जीरो, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे जीरो करेंगे। आंसर आ गया, एक सेकंड है ना, देखने दो मुझे आपका आंसर। -10/11। इस क्वेश्चन का आंसर -10/11 चेक करेंगे भाई, चेक करेंगे, है ना। बड़े ध्यान से देखना स्टूडेंट, पहले मुझे यस और नो करो, ये कंडीशन पकड़ पाए। वैसे तो मैंने सीधी भी लिखवाई थी आपको, लेकिन ये पकड़ गए हमने करना क्या है, आपने ये पकड़ लिया हमने करना क्या है। देखो अगर मुझे ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को देना हो तो मैं पहले दे देता आपको, ठीक है। तो जब मैं किसी क्वेश्चन को करवा रहा हूं उसके पीछे लॉजिक है, अदरवाइज जो आसान क्वेश्चन है मैं वाकई आपको हर क्वेश्चन देने को देता हूं, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो। अब प्लीज यहाँ पे देखो, मैं नहीं चाहता ये वाला स्टेप आप छोड़ दो इस क्वेश्चन का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने पहले भी बोला है, गलतियां तो वो सबक है जो एग्जाम में हमें बेहतर बनाती हैं या जिंदगी में हमें बेहतर बनाती है। जितनी गलतियां करोगे आप गलतियों से सीखोगे, समझना मेरी बात को, इसको प्लीज बुरा मत मानना इस बात का, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा, हाँ तभी मैं आपका चाहता हूं इस पॉइंट पे गलती लगने के चांसेस है, इसलिए मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने को नहीं दिया। सब बच्चे फिर ध्यान से देखना, A1 A2 B1 B2 C1 C2 यहां तक सभी को क्लियर। आप मुझे ये बताओ A1 क्या है, मुझे ये बताओ व्हाट इज A1 हियर, ये बताओ व्हाट इज A1, सभी का आंसर चाहिए, व्हाट इज A1 हियर, जल्दी बताओ फटाफट। हर एक चीज आपके सामने, 3 किया, सभी ने 3 किया, और यहीं पे क्वेश्चन गलत हो गया, सीधा गलत, स्ट्रेट अवे गलत। कैसे, सोचो, व्हाट इज हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन, देखो x - x1 ओवर ए, y - y1 ओवर ए, z - z1, और माफी चाहूंगा, z - z1 ओवर सी, ये थी। क्या ये इस फॉर्म में है, क्या हम इन्हें वाकई कंपेयर कर सकते हैं, हम कंपेयर नहीं कर सकते। सबसे पहले तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इस इक्वेशन में। अब देखो तभी तो गलत आया क्वेश्चन आपका आंसर, समझ गया मेरी बात, और ये गलती लगती है एग्जाम में अगर ये सीखा ना होता। अब देखो, माइनस साइन कॉमन लूंगा इस हिस्से से, तो कितना आएगा, x - 1 ओवर -3, माइनस ऊपर लिया ना माइनस नीचे लिया, तभी तो चीजें बैलेंस आउट हो जाएगी। आगे देखो, यहां पे बताओ A2 कितना आएगा, A1 तो आ गया -3, मुझे बताओ B1 कितना आएगा, B1 कितना आएगा, जल्दी बताओ, हिंट दे दिया मैंने, B1 कितना आएगा।
B1, P तो है ही नहीं, कहाँ है P? B1 कितना आएगा, देखना ध्यान से, सबका ध्यान यहाँ पे, सब यहाँ पे आ जाओ। 7 है, 7 को लूंगा कॉमन, y-2/2p, y देखो 7 × y-2p, इस 7 को लिखूंगा नीचे, 2p/7, 2p/7। अब देखो B2 कितना आ गया, 2p/7। अब देखो वन क्वेश्चन टिपिकल, क्वेश्चन देखने में कितना आसान। अब देखो लेकिन चीजें कैसे यहाँ पे मैनिपुलेट की जा रही हैं, आगे देखो, Z-Z1 ये ठीक है, तो C1 कितना आ गया, 2 आ गया, पहला काम खत्म, पहला काम खत्म। अब आगे ना फटाफट बताओ मुझे, इसका बता दो, A2 कितना आएगा, जल्दी बताओ। A2, B2, C2, A2 कितना आएगा, 3/7, 3/7, चलो चेक कर लेते हैं ना। ये देखो ये है 7 माइनस, पहले तो 7 कॉमन ले लिया, तो 1 - x कितना, 3p, अभी भी नहीं हुआ, अब माइनस साइन लेना पड़ेगा। तो जब माइनस साइन लिया, तो यहाँ पे माइनस लगा और यहाँ पे बन गया x-1, अब ये नीचे आ जाएगा, तो -3p/7, -3p/7, बस आराम से देखो, समझो अभी क्वेश्चन को आराम से देखो, y-y1 ये ठीक है, ये ठीक है, लास्ट z-z1 होगा तो माइनस कॉमन आएगा, -6/-5, ये बना -5 भाई। अब बना असली काम, अब होगा क्वेश्चन सॉल्व, इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, अब करेंगे। अब बाकी तो अब तो सारे कर लेंगे। A1.A2 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 9p/7, मैं सीधा कर रहा हूं है ना, क्योंकि ऑलरेडी लिख दिया, देखो 3 × 3 9p/7, जमा B1 B2 2p/7, जमा C1 C2 -10 है, -10 वहां जाके हो जाएगा जमा का 10, तो 9 10 11p/7 = 10, 11p = 70, p = 70/11, यही था आपका आंसर भी शायद, एक सेकंड है ना, नहीं 10/11 था, ठीक है। क्वेश्चन एक बार देखो, अच्छे से प्रोसेस करो, इक्वेशन क्या थी, हमने किस में कन्वर्ट की, हमने इसमें कन्वर्ट की, y-y1/b, z-z1/c, देखो ध्यान से, फिर यस और नो करना, एक अच्छे से एक बार इस क्वेश्चन को देखो, अच्छे से प्रोसेस करो, जब क्लियर हो जाएगा यस करना, रिपीट करना होगा किसी पॉइंट पे मुझे बताना। ठीक है, एक, अब देखो स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से, ये जो पीछे वाला हमने क्वेश्चन किया ना, पीछे वाला हमने क्वेश्चन किया, यहाँ पे हमें नीड नहीं थी, जबकि ये भी इक्वेशन गलत है, यहाँ पे क्या बनता, x-3, y-1, ठीक है, z-3, पर हमारे यहाँ पर ना 3 5 4 चेंज नहीं हुए, इसलिए पिछले क्वेश्चन में हमने सीधा कर दिया, समझना बात को, क्योंकि x-1 है, x-1 को मैं ऐसे लिख सकता था, नीचे तो वही रहेगा, नीचे तो वही रहेगा, ठीक है, इसलिए इसमें चेंज नहीं किया हमने, क्योंकि ऊपर वाले हिस्से से हमारा काम ही नहीं था। लेकिन अब यहाँ पे फ्रेंड्स देखो, पूरी की पूरी इक्वेशन उल्टी थी, x-x1 हमें चाहिए, ना कि 1 - x हमें चाहिए, इसलिए इस पूरे हिस्से को चेंज करना पड़ा, ठीक है, चलेंगे आगे। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट, यस और नो चाहूंगा इस क्वेश्चन पे, कि जब ऑप्शन होंगे क्या ये क्वेश्चन होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ यस और नो। पासिंग थ्रू द पॉइंट, बताओ पासिंग थ्रू द पॉइंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बिल्कुल हो जाएगा, जिस भी इक्वेशन में सारे पॉइंट लाई करेंगे वो हमारा आंसर होगा, आगे लेकर चलूंगा।
फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन, ये आप बखूबी कर लोगे मुझे पता है। इसके लिए आपको 2 मिनट मिलेंगे क्योंकि कैलकुलेशन बड़ी होगी। आपने ना थीटा मुझे कॉस इनवर्स नहीं लिखना, सिर्फ वैल्यू बतानी है। कॉस इनवर्स के ब्रैकेट में क्या आएगा बस वो बताओ। पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, 2 मिनट मिलेंगे। करो आराम से करो, है ना। बिल्कुल सही जवाब है आपका। बिल्कुल ठीक है। 19/21 सभी का यही आया स्टूडेंट्स, बोलो। V1.B2 बटे मैग्नीट्यूड ऑफ B1 एंड B। बस इक्वेशन ऑफ लाइन पहचानना, इक्वेशन ऑफ लाइन पहचानना। ये दो हिस्से हमारे काम के हैं। 19/21। आगे चलूं या करवाऊं क्वेश्चन, किसी का नहीं हुआ हो बताओ। आगे चलूं या करवाऊं क्वेश्चन। इसमें डॉट प्रोडक्ट और मैग्नीट्यूड है, वो हमने किए हैं काफी पहले। जल्दी से बोल दो, करवाना है तो बोलो या आगे चलूं। 19/21 इसका आंसर आएगा, 19/21। चलो बिल्कुल ठीक है, नेक्स्ट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। मुझे करवाने की नीड नहीं है, हो जाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, 0 0 0 लाई करवाओ, काम हो जाएगा। ये है क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, देखना ध्यान से। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन हुज डायरेक्शन रेशो आर एबीसी। यहाँ पे ना मिसप्रिंट हो गया है, कट गया है, यहाँ पे एबीसी है। जो डायरेक्शन रेशो है ना, एक सेकंड में लिख देता हूं यहाँ, जैसे डायरेक्शन रेशो है A, B, C। डायरेक्शन रेशो आर एबीसी एंड B-C, C-A-B। क्या बोले एक बार फिर से ध्यान से देखना। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन हुज डायरेक्शन रेशो ABC एंड B-C, C-A-B। देखना ध्यान से स्टूडेंट्स, एक बार फिर से फॉर्मूला लिखेंगे। A1 A2 जमा B1 B2 जमा C1 C2 अंडर द रूट A1 स्क्वायर जमा B1 स्क्वायर जमा C2 स्क्वायर अंडर द रूट A2 स्क्वायर जमा B2 स्क्वायर जमा C2 स्क्वायर। काम आसान है। कॉस ऑफ थीटा इट इज इक्वल टू A1 A2 तो कितना आया, AB-AC B1 B2 जमा BC-AB जमा C1 C2 CA-CB बटा यहां पे कोई वैल्यू, यहां पे कोई वैल्यू। ठीक है, A² जमा B1 स्क्वायर जमा C1 स्क्वायर। लेकिन आप पहले देखो, यहां लिखने की नीड नहीं हमें, क्यों। जमा का AB माइनस का AB, चलो भाई माइनस हो गया। जमा का AC माइनस का AC, चलो भाई माइनस हो गया। जमा का BC माइनस का BC, चलो भाई माइनस हो गया। यानी सारी चीज अगर माइनस होगी तो 1 बचा या 0 बचा, बताओ। अगर सारी चीजें यहाँ पर एक दूसरे के साथ कट गई, यहाँ पे 1 बचा या 0 बचा, ये आप बताओगे। बिल्कुल ठीक, यहाँ पे क्या बचा, 0 बचा, क्योंकि यहाँ पे माइनस हो रही हैं चीजें। 0 बचा, तो व्हाट इज हमारा थीटा, 90 डिग्री। समझ गए क्वेश्चन, इजी वन। यहाँ पे फॉर्मूला बस एक लगा, डायरेक्शन रेशो जब गिवन होती हैं तो हमारा एंगल क्या निकलता है। चलेंगे आगे एस्पिरेंट्स। फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन। आप निकाल देना एंगल, करो भाई, 1 मिनट दूंगा। अब आप करो इस क्वेश्चन को, अब आप करो इस क्वेश्चन को। इसमें आपने मुझे बस थीटा की वैल्यू बतानी है, कॉस इनवर्स नहीं लिखना, है ना, वो लिखने में मुश्किल आती है। आप सीधा बताना कि कॉस इनवर्स के ब्रैकेट में क्या आया।
1 मिनट और, क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा है। इतना समय नहीं लगना चाहिए था फ्रेंड्स, इसमें तो कैलकुलेशन हो जानी चाहिए थी। A1 A2 -2 जमा B1 B2 8 5 40 जमा C1 C2 -12 बटे अंडर द रूट ऑफ A1 के 2 2 4 जमा 25 जमा 9 अंडर द रूट ऑफ 1 जमा 64 जमा 4 × 16। ये लो, कितना समय लगेगा इस कैलकुलेशन को? कहाँ पे घबराए आप? कहाँ पे सॉल्व नहीं हुआ बताओ मुझे। क्या हुआ? ये 40 में से 14 गए, कितना आता है 40 में से 14 गए? 9√37/9√38। थोड़ी सी ना मुझे लगता है कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई। चलो आओ देखते हैं। देखो A1 A2 -2 जमा 8 5 40 -12। चलो देखते हैं ना। 26/9√38। चलो ठीक है, देखते हैं। देखते हैं ना। 26/9√38, 9√38। चलो चेक करते हैं ना। -2 40 -12। ठीक है, -12 हो गया बटे अंडर द रूट ऑफ 2 2 4 5 5 25 3 3 9। 1 जमा 64 जमा 16, कहीं पे गड़बड़ होगी ना मुझे बताना। 40 में से 12 2 14 गए, 10 में से 4 गए 6, 3 में से 1 गया 2। देखो ठीक किया। 10 में से 4 गए 6, 3 में से 1 गया 2। 26 बटे अंडर द रूट ऑफ 25 4 29 और 25 4 29। यही नहीं था? 2 2 4 5 5 25 3 3 9। ठीक है, तो 25 और 9 और 4 13, 9 10 11 12 13, 5 3 8, 2 और 1 3 38 इंटू 16 1 17, 7 4 11, 6 7 8 और 1 6 7 8 81। 64 जमा 16 जमा 1, 6 4 10 और 1 11, 6 7 और 1 8 8। ठीक है, 81। ये आ गया 26/38। 38 तो किसी के टेबल में नहीं आता, 81 का बन जाएगा 9। है ना? तो कटेगा कुछ नहीं कटेगा, बस ठीक है ना। ठीक है आंसर सभी का। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ द लाइन दिस आर परपेंडिकुलर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। चलो साथ में करेंगे इसको, है ना। इसको साथ में करेंगे 1 बाय 1। एक्स माइनस हमें परपेंडिकुलर बोला है, मतलब 0 आएगा। हमें निकालना है A1 A2 B1 B2। A1 ठीक है, X1 ठीक है, वहां पे ठीक है, तो कितना आया -9 के। एग्जाम में सीधा आपने ऐसे करना है। y -2/2 के, वहां भी ठीक है, तो जमा का 2 के। आगे देखो Z-Z1 होता है तो ठीक है, 2 × -5 है, तो -10 = 0। -7 के = 10 के -10/7। यस और नो चाहूंगा पेरेंट्स, क्लियर। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन और कैलकुलेशन सीधी। यस और नो चाहूंगा, क्वेश्चन क्लियर। फॉर्मूला मैंने सीधा लिखा दिया, मैंने लिखा नहीं। पर आप जानते हैं कंडीशन अच्छे से। A1 A2 जमा B1 B2 जमा C1 C2। cos 90 था, तो cos 90 0 होता है, इसलिए सीधा ही आंसर निकल गया। बिल्कुल ठीक है। तो ये इसके कुछ क्वेश्चन थे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से क्या थे, इंपॉर्टेंट थे 3D ज्योमेट्री के। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। देखना बस अभी यहाँ पे इक्वेशन ऑफ प्लेन किस तरीके की होती है। Lx जमा My जमा Nz इट इज इक्वल टू P। इट इज इक्वल टू P। जहां पर जो हमें एनसीईआरटी के प्रिस्क्राइब्ड बुक्स हैं, जो मर्जी ऑथर की हो, ये क्या है सारे के सारे, हमें सभी को पता है डायरेक्शन कोसाइन है। ये सारे के सारे क्या है? डायरेक्शन कोसाइन है।
डायरेक्शन कोसाइन है। अब चलो भाई, और P क्या है? P है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अब देखना ध्यान से, एग्जाम्पल दूंगा एक। 2x - 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन आएगा, बताओ गिवन प्लेन। अब समझना, प्लेन किस चैप्टर में पढ़ा है? 3D ज्योमेट्री में पढ़ा है। ऐसा नहीं कि इसको अब इक्वेशन ऑफ लाइन मान लिया, तब तो फिर क्वेश्चन हो बैठा। व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन गिवन प्लेन? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? इक्वेशन ऑफ प्लेन, इन गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हाट इज हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस? बताओ। सबको देखने में लग रहा है कि 6 होगा, यस और नो? सभी को यह देखने में लग रहा है, और नो डाउट अगर जब हम इससे कंपेयर भी करेंगे तो यही होगा। और जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है वहां पे ये Lx My Nz = P आता है। लेकिन याद रखना फ्रेंड, जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया कि व्हाट आर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन, आपको सीधा इसको कंपेयर कभी नहीं करना। नंबर वन क्यों? क्योंकि यहां पे ये जो ये वैल्यू है ना, जब ये इस तरीके से लिखी जाती है, दीज आर नॉट डायरेक्शन कोसाइन, दीज आर डायरेक्शन रेशोस। अगर 6 टिक किया क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये हमारी क्या है? ये ए बी सी है, यानी ये क्या है हमारा? ये हमारा डायरेक्शन रेशो है। ये क्या है? डायरेक्शन रेशो है। और डायरेक्शन रेशो से डायरेक्शन कोसाइन कैसे बनता है? डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 2 4 जमा 3 3 9 जमा 4 4 16, दैट इज अंडर द रूट ऑफ 29। इस डायरेक्शन रेशो का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? जब मैं दोनों तरफ इनके स्केयर के रूट से डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा? 2/√29x माइनस 3/√29y प्लस 4/√29z विच इज इक्वल टू 6/√29, जहां पर ये 2/√29 अब क्या है? एल है। ये क्या है? एम है। ये क्या है? ये एन है। ये क्या है? ये पी है। अब हमें इस गिवन इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करना है। तो अब हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या निकला? 6/√29 निकला। यस और नो चाहूंगा, इस क्वेश्चन में भी गलती लगने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि हम सीधा भी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन अब आपने याद रखना, प्लेन में कभी इक्वेशन को सीधा कंपेयर मत करना। क्यों? प्लेन में जो ये पॉइंट गिवन होते हैं, ये डायरेक्शन रेशो होती हैं, इनको हमें पहले डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट करना है। आफ्टर दैट इसके साथ हमें कंपेयर करना है, और तब जाके हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। यस और नो चाहूंगा आप सभी से। बताओ, ये क्वेश्चन क्लियर? गलत तो नहीं होगा? जहां पे इसके नोट्स बनाएंगे ना, वहां पे पक्का लिख देना कि इसको सीधा कंपेयर नहीं करना है, इसको सीधा कंपेयर नहीं करना है। चलेंगे। ये थी आपकी 3D ज्योमेट्री। तो ठीक है पेरेंट्स, आज के सेशन में हम इतना ही करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।